हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो हम इस वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं वो भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो आपका वीडियो है ये आपके प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। और प्रियम्बल क्या है, अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं, मेनली सीबीएसई में, सीबीएसई स्कूल जितने भी है उसमें 9, 10, 11, 12 में तो मेनली सीबीएसई की बुक को प्रेफर किया जाता है। तो उसका जो फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें भी प्रियम्बल है। तो हमको प्रियम्बल को देखना है कि प्रियम्बल है क्या, और प्रियम्बल में जो थिंग्स है उसका मीनिंग क्या है। 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका क्या मीनिंग है, प्रियम्बल में जो वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उसका क्लास 11th के हिसाब से क्या मीनिंग है, तो उसको भी हमको देखना है। अगर मैं थोड़ा सा भिवानी पब्लिक स्कूल के बारे में बात करूं तो यहाँ +1 में 3 स्ट्रीम है। एक है आपका साइंस, एक है कॉमर्स और तीसरा है ह्यूमैनिटीज। तो मैं ह्यूमैनिटीज के फैकल्टी होने के नाते मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करूंगा। ह्यूमैनिटीज में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस प्रकार से है। इंग्लिश तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है। उसके साथ 3 जो सब्जेक्चुअल थिंग्स है ह्यूमैनिटीज में, उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, सारे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ने हैं। दूसरा है लीगल स्टडीज, जो एक यूनिक सब्जेक्ट है, जो हरियाणा के कुछ स्कूलों में वो सब्जेक्ट है और भिवानी में सिर्फ भिवानी पब्लिक स्कूल में है। अब इस सब्जेक्ट के लीगल स्टडीज पढ़ने के क्या फायदे हैं? अगर आप लॉ को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉ में इन फ्यूचर लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो लीगल स्टडीज आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, आपको एक बेस देता है। लीगल स्टडीज जो है वो आपको एक बेस देता है और वो सिर्फ भिवानी पब्लिक स्कूल में वो एक यूनिक सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पढ़े, और उसके अगर आप ज्योग्राफी को लाइक उतना नहीं करते, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी हमारे यहाँ। इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट्स वैकल्पिक विषय के रूप में हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आप भिवानी पब्लिक स्कूल में आकर के अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। आर्ट्स फैकल्टी का मैं टीचर हूं और मेरे साथ और भी टीचर्स आर्ट्स फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ अगर देखें तो पहले बात करते हैं प्रियम्बल। एक्चुअल में व्हाट्स द प्रियम्बल, प्रियम्बल है क्या? अगर आप देखें तो प्रियम्बल जो है उसका मतलब है कि प्रीफेज ऑफ द प्रीफेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीफेस है प्रियम्बल। और सबसे पहले प्रियम्बल किस कंट्री में आया? तो सबसे पहले जो प्रियम्बल है वो आपके यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंक्लूड किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंक्लूड किया, और जो कि प्रीफेज है, बाद में डिफरेंट कंट्री ने, डेमोक्रेटिक कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को जगह दिया। एंड दैट इज द एक्चुअल द प्रीफेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो थिंग्स लिखी हुई है उसका जो समरी है वो प्रियम्बल है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ना नहीं है तो आप उस कंट्री के प्रियम्बल को पढ़ करके आप ये समझ सकते हैं उस कंट्री का डेमोक्रेटिक बिलीफ क्या है, वो डेमोक्रेटिक बिलीफ किस तरह के डेमोक्रेटिक बिलीफ में वो कंट्री का डिपेंडेंस है, वो आपका प्रियम्बल है। तो हम भी क्लास 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रियम्बल को देखेंगे। हम तो क्लास 6 से प्रियम्बल को पढ़ते आ रहे हैं, बट उसकी एग्जैक्ट मीनिंग हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। हम फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं और टीचर भी हमें उतना अच्छे से इस बात की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझा पा रहा है। तो हम उसकी एग्जैक्ट मीनिंग को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट्स द थिंग्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो अगर आप देखें तो ये प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है, अगर आप देखें तो प्रियम्बल जो है आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इसके साथ ही प्रियम्बल जो है ओनली 1 टाइम्स जो है वो अमेंड हुआ है। आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड बीनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसके जरिए आपका 3 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ऐड हुआ। एक हुआ सोशलिज्म, एक है सेक्युलर, और तीसरा जो है आपका इंटीग्रिटी। अब ऐसा नहीं है कि सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ प्रियम्बल में तभी से इंडिया सेक्युलर है, उससे पहले इंडिया सेक्युलर नहीं है। एक मिथ है, बहुत ज्यादा मिथ है लोगों के बीच में कि 1976 में इंदिरा गांधी ने सेक्युलर वर्ड ऐड किया और तब से इंडिया सेक्युलर बन गया, उससे पहले इंडिया कोई सेक्युलर नहीं था। अगर आप देखें तो इंडिया सेक्युलर जो है वो फर्स्ट जब इंडिया रिपब्लिक बना, व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक, तभी से इंडिया सेक्युलर है। बिकॉज अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो इंडिया उसी समय से सेक्युलर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सेक्युलर नहीं था और 76 में जाकर के इंडिया सेक्युलर बन गया। ये बहुत बड़ा लोगों के बीच में एक मिथ है कि इंदिरा गांधी ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाया। एक्चुअल में भारत इज नॉट, इंडिया इज नॉट ए धर्मनिरपेक्ष, इंडिया इज ए पंथ निरपेक्ष। तो सेक्युलर ऐसा नहीं, 1976 में इंडिया सेक्युलर बना है। इंडिया फ्रॉम हिज ओरिजिन सेक्युलर है
और बेसिक स्ट्रक्चर का इंडियन सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हम देखेंगे। और इंटीग्रिटी ये वर्ड जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका ऐड हुआ। तो आप फिर से प्रीएम्बल पे हम लौटते हैं। प्रीएम्बल स्टार्ट होता है जब कीवर्ड से वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो देता है, पावर देता है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पावर लिया वो किससे लिया? पीपल से लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहां से डिराइव करता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर? द सोर्स ऑफ पावर इज द पीपल। हम भारत के जो लोग हैं वो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर है। तो बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitution of India into a secular into a sovereign। अब अगर आप देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? सॉवरेन। अब सॉवरेन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? अगर आप सॉवरेन का मतलब देखें कि ए डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट बी सॉवरेन, या ए कंट्री व्हिच इज इंडिपेंडेंट मस्ट बी सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब है कि नो एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर इन द इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर ऑफ एनी कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। अगर सॉवरेन है तो कोई एक्सटर्नल पावर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सटर्नल पावर के रूप में देखें तो जो आपका फॉरेन मुल्क है, जैसे यूएस है, यूके है, फ्रांस है, पड़ोसी आपका पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, दैट इज अ फॉरेन नेशन, फॉरेन पावर। तो फॉरेन नेशन है वो हमारे इंटरनल पॉलिसीज में, हमारा जो इंटरनल पॉलिसी, हम जो अंदरूनी हमारी जो पॉलिसीज है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। और हमारा एक्सटर्नल पॉलिसीज क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम पता है कि यूएस और यूएस रशिया इज ए राइवल, बट इंडिया का दोस्त यूएस भी है और यूएसएसआर भी है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो आपका रशिया है, रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आवर नेचुरल एलाइज। अब ऐसा नहीं है कि हम रशिया के इन्फ्लुएंस में हम यूएस के साथ अपनी दोस्ती को खत्म कर रहे हैं और यूएस के इन्फ्लुएंस में हम रशिया के साथ अपनी दोस्ती को खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वी आर ए सॉवरेन कंट्री। हम अपनी इंटरनल अफेयर में किसी दूसरे का दखल अंदाजी नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 370 को अपने यहां खत्म किया, तो आर्टिकल 70 को जो हम अपने यहां खत्म किया दैट इज आवर इंटरनल अफेयर, वो हमारा इंटरनल अफेयर था। अब इसमें दूसरा जो फॉरेन मुल्क है, फॉरेन कंट्री है, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपने व्हाई यू एबॉलिश द आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने क्यों किया? ठीक है, तो दैट इज द वी आर इंटरनली सॉवरेन। ठीक है, एक्सटर्नल है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? वी आर इंडिपेंडेंटली थिंकिंग, आवर इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑन आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। दैट इज वी आर द एक्सटर्नली सॉवरेन। हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी वो हम डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और वो पावर किसे लेता है? वी पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में किसी एक्सटर्नल प्लेयर का कोई रोल नहीं है, दैट इंडिया इज ए सॉवरेन। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को इंडिया आना है तो वीजा लेके इंडिया आएगा। वीजा इट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिटेड ए फॉरेन नेशनल टू इंटर इन द इंडिया। वो क्या है? वो हमारी हमने उसको परमिशन दिया, यस यू कैन कम इंडिया, दैट इज आवर सॉवरेनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हमने वायलेट की थी। अब कैसे उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया था? अगर आप देखें तो पुलवामा अटैक किया पाकिस्तान ने, और पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर मारे गए थे, मार्टियर्स थे, उनको नॉन स्टेट एक्टर, पाकिस्तान जैसे कंट्री जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, नॉन स्टेट एक्टर ने हमारे जाबाज सिपाहियों को अपने जिंदगी का बलिदान दिया था। उसके रिटेलिएशन में हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने बालाकोट में किया उससे क्या किया? हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया।
पाकिस्तान इज ए इंडिपेंडेंट नेशन, बट हमने एयर स्ट्राइक में उसके टेरिटरी में घुस करके उसको वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा था, जो टेररिस्ट का जो कैंप था, उसको हमने खत्म किया, हमने आतंकवाद को खत्म किया। इट मींस क्या कि आप अगर हमारे कंट्री के इंटीग्रिटी को खतरे में डालोगे तो हम आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करेंगे, अंदर घुस के आपको मारेंगे। दूसरा और एग्जांपल पाकिस्तान को लेकर मैं देता हूं। अब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन बहुत दिन से था, 9/11 का टेरर अटैक किया और उसके बाद 2001 से यूएस उसको ढूंढ रहा है और 2011 में जाकर के यूएस अफगानिस्तान में ढूंढे, पूरी दुनिया ढूंढे, पता चला कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद में बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान के एबटाबाद में बैठा हुआ, जब यूएस को पता चला तो यूएस ने पाकिस्तान से बिना परमिशन लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए वो स्ट्राइक किया, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन के थ्रू उसने लादेन को मारा और वहां से उठा के ले गए। इट मींस क्या कि दैट वायलेट द सॉवरेनिटी। एक्चुअली यूएस ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया, बट वो इसलिए हुआ कि उसने एक जो टेरर था, वर्ल्ड ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो था, उसको अपने यहां पनाह दिया था, मतलब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म था। इंडिया ने भी उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में। इट मींस क्या कि अगर आप हमारे यूनिटी, इंटीग्रिटी और इंडिया में पीसफुल माहौल को खराब करोगे तो हम आपकी संप्रभुता पर हमला करेंगे, हम आपसे बिना पूछे हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम और एयर स्ट्राइक में हम सिटीजन, पाकिस्तानी सिटीजन को कुछ नहीं करेंगे, बट जो नॉन टेररिस्ट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर जो है, जो टेररिस्ट है, उसको हम खत्म करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी कि इफ इन ए कंट्री इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में कोई बाहरी का कोई दखलंदाजी नहीं हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। दूसरा वर्ड है सोशलिज्म। अगर आप देखें तो सोशलिज्म का बड़ा डीप मीनिंग है। सोशलिज्म का मीनिंग देखेंगे तो बहुत डीप है। देयर इज टू टाइप ऑफ सोशलिज्म। वन इज द सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में दो तरह का सोशलिज्म। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, भारत एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, बट एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी है। जैसे यूएसएसआर जो था वो एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म था, बट इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स है, वट एवर द रिसोर्स। अब सोशलिज्म क्यों है कि बिकॉज हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें क्या है कि आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, जो इनइक्वालिटी है उसको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ही पर्सन के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हो जाए और रेस्ट पर्सन का उतना रिसोर्स नहीं, तो आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है और इक्वलिटी लाना है, देश में समानता रखना है, इक्वलिटी रखना है। तो वो डीपीएसपी में मेंशन है और फंडामेंटल राइट में भी इक्वलिटी के बारे में मेंशन है। एफआर में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपका इक्वलिटी के बारे में मेंशन है और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि डीपीएसपी में आपको इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात है, बट इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात है वो फंडामेंटल राइट में। अब सोशलिज्म इसलिए है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत कोई कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म सोशलिज्म भारत में नहीं है, भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इट मींस वी प्रमोट नॉट ओनली द स्टेट, जितने भी रिसोर्स है उस रिसोर्स पे सरकार का सिर्फ हक नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड सरकार का भी रोल है, मतलब स्टेट का भी रोल है प्लस प्राइवेट प्लेयर का भी रोल है। इट मींस इंडियन इकोनॉमी इज बोथ मिक्स्ड। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कारण इंडिया जो है इज ए सोशलिज्म। हम सोशलिज्म इसलिए है कि हमको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम चलाने हैं ताकि लोगों का पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है, हंगर को कम करना है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, ये हमारा मेन है। अगर आप देखें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में, तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। आर्टिकल 17 जो है
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो ये जो थिंग्स है जो है आपको बताता है यस इंडिया जो है हम आपको फंडामेंटल राइट के थ्रू इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ जो कंट्री का जो इकोनॉमी होगा वो दैट इज नॉट ऑल थिंग्स इज नॉट डन बाय द स्टेट, गवर्नमेंट ही सारे काम नहीं करेंगे, द थिंग्स द प्राइवेट प्लेयर हैव आल्सो द रोल। इट मींस इंडियन इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इज दैट इकोनॉमी इज मिक्स्ड एंड वी प्रमोट सोशलिज्म। हम सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे। सोशलिज्म इट मींस फंडामेंटल राइट के थ्रू हम इनइक्वलिटी को इक्वलिटी रखेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में हम इक्वलिटी रखेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा हम इनइक्वलिटी को रिड्यूस करेंगे। वेलफेयर करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाने हैं, साथ ही साथ आपको पॉवर्टी एडिकेशन करना है, हंगर को कम करना है, लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। अब नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड सेकुलर। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका देखना है। नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें है सेकुलर। अब ये वर्ड मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। इससे पहले अगर सोशलिज्म को भी देखें तो दैट इज ऑल्सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन से आया। 1976 में किसने लाया? इंदिरा गांधी ने लाया। अब ये वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया। बट क्या इंडिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही इंडिया जो है सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड करने के बाद ही क्या इंडिया सेकुलर बना? जवाब है नहीं। इंडिया अपने फर्स्ट डे ऑफ रिपब्लिक बनने से ही, फर्स्ट डे ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने से ही इंडिया एक सेकुलर कंट्री था। अब कैसे ये प्रूफ होता है कि इंडिया फर्स्ट डे, जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। इंडिया में प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर वर्ड ऐड करने से इंडिया कोई सेकुलर कंट्री बना, ऐसा कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर आप फंडामेंटल राइट को देखेंगे, में आर्टिकल 25 to 28 को अगर आप देखेंगे, 25 to 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। तो आपको मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये जो है ये आर्टिकल 25 to 28 है। ठीक है, 25, 26, 27 और 28 में ये चीज मेंशन है। इसको हम डिटेल में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के टाइम में, ये चीज मेंशन है। तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का है, बट आपके धर्म में स्टेट इंटरफेयर, मतलब किसी भी धर्म को स्टेट प्रमोट नहीं करेगा। इंडियन सेकुलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न में है कि आपको स्टेट, इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर कंट्री, बट आपके किसी भी धार्मिक मैटर, आप किसी भी धर्म को स्टेट प्रमोट नहीं करेगा। ये है हमारा सेकुलर। हम किसी भी स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है और स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। एट द सेम टाइम हम किसी, बट अगर उस धर्म में जो लॉज है, जो सोशल, जो धर्म का जो कस्टमरी लॉज है, वो कस्टमरी लॉज अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। ठीक है, अगर उसके कस्टमरी लॉ आपके किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो डेफिनेटली स्टेट कैन इंटरफेयर। मतलब स्टेट जो है धर्म से, धार्मिक थिंग्स से कस्टमरीज लॉज में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपका जो कस्टमरीज लॉ है, धर्म को प्रीच करने का, प्रोपेगेट करने का, प्रैक्टिस करने का जो कस्टमरीज लॉ है, उसमें धर्म, स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आपका जो कस्टमरीज लॉज है, अगर वो कस्टमरीज लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक है, बट स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करेगा। मतलब भारत सरकार जो है वो किसी धर्म को प्रमोट भी नहीं करेगा, आपके कस्टमरीज लॉज में इंटरफेयर भी नहीं करेगा। लेकिन आपका कस्टमरीज लॉज अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो स्टेट उस पर रिफॉर्म की बात करेगा। ठीक है, तो ये है। अब इंडिया, मैंने बताया कि इंडिया कोई फर्स्ट डे से इंडिया सेकुलर था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने लाया और उसमें जो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया, सिर्फ प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड किया, बट इंडिया फर्स्ट डे से इंडिया सेकुलर था।
दैट इज द मीनिंग। मतलब स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, स्टेट किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा, बट स्टेट सारे धर्म अपने सारे रिलीजन को एक पर्सन जो है सारे रिलीजन को प्रैक्टिस अपने रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोपगेट कर सकता है, बट उसमें अगर कोई रिलीजियस मैटर है, पर्सनल मैटर है, रिलीजियस बिलीफ का मैटर, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। बट उस रिलीजियस बिलीफ में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है तो स्टेट उसमें बात करेगा। ठीक है, सेक्युलरिज्म हो गया। नेक्स्ट द वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इट मींस देयर इज देयर इज टू फॉर्म। डेमोक्रेटिक में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट इंडिया इज फेसिंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी अगर देखें तो देयर इज टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and another is presidential form of government। एक है पार्लियामेंट्री, एक है प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द पीएम इज द हेड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट हेड है, उस मुल्क का हेड जो है। इंडिया में भी अगर देखें तो रियल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज अ नॉमिनल हेड। सॉरी, इंडिया में उल्टा है, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, बट जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिया जा रहा है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका यूएस में है, आपका इंडिया और यूके में, इंडिया में और यूके मतलब यूके में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा जो बात है, इंडिया इज ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक इट मींस द हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। रिपब्लिक का मतलब आपको समझना है, रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट। अगर आप देखें तो एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है यूनियन ऑफ इंडिया का। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, नॉट द सेलेक्टेड, दैट इज द इलेक्टेड। मतलब दैट इज नॉट द हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं है। अगर आप यूके में देखें तो हेड ऑफ द स्टेट वहां पे किंग जो है, मतलब एक हेरिडिटरी एक फैमिली है, उसी का हेड ऑफ स्टेट है। बट इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, दैट इज नॉट द हेरिडिटरी से थिंग्स आया है, दैट इज इलेक्टेड। तो रिपब्लिक है, भारत एक रिपब्लिक है, बट रिपब्लिक के साथ ही हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, नॉट द सेलेक्टेड है। दैट इज द इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट। ठीक है, इसके बाद ये तो आर एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजंस, मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब देखना है कि ये वर्ड्स तो हमने लिए, उसके बाद ये वर्ड्स हमने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये चार जो वर्ड है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रेंच में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वर्ड उठाए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस किसका? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब लोगों की सामाजिक भलाई होनी चाहिए, सोशल जस्टिस। अब व्हाट वेयर द सोशल जस्टिस इज प्रमोटिंग, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको सोशल जस्टिस की बात है, मैं बताऊंगा कैसे है। इकोनॉमिकल जस्टिस की भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की में बात है, और पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस की फंडामेंटल ड्यूटीज में बात है। अगर आप जस्टिस में देखें, सोशल जस्टिस की, अगर आप आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो दैट इज प्रोवाइडिंग, 39 जो है वो फ्री लीगल एड्स के बारे में बात करता है। 39 जो है, 39A जो है वो फ्री लीगल एड्स के बारे में बात करता है। तो दैट इज प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस फंडामेंट। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हो गया, डीपीएसपी का पार्ट हो गया। फंडामेंटल राइट में आपको 17 जो है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात है आर्टिकल 17 में, दैट इज प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस। अनटचेबिलिटी को जब हम प्रमोट करने की बात करते हैं,
एबॉलिश करने की बात करते हैं, टचेबिलिटी को सॉरी एबॉलिश करने की बात करते हैं, तो वो आपका सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस है कि डेफिनेटली एवरी पर्सन हैव राइट टू सिक्योर द वोट, एवरी हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव कंटेस्ट इलेक्शन, हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस जो है उसमें वोट करने का राइट्स है। साथ इकोनॉमिकल जस्टिस है कि मैंने इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम्स चलाने हैं। सरकार को गवर्नमेंट नीड्स, हमें गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स चलाने हैं। व्हाई? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इन सब के लिए हमको वेलफेयर स्कीम्स चलाने हैं। तो दैट इज द सोशलिस्ट सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी देना है। लिबर्टी ऑफ किस चीज का लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब आपको विचार, मतलब जो आपके अंदर आइडियाज है उस आइडियाज का थॉट देना है। विचार की आजादी है, एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात रखने की आजादी है। बिलीफ, आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसकी आजादी है। फेथ, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास है, या सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास है। और वर्शिप, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान राम की पूजा करें, अल्लाह की पूजा करें, वट एवर थिंग्स आप उसको वर्शिप कर सकते हैं। तो लिबर्टी किसका है? थॉट का, सोचने की आजादी है। एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखने, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात को रखने की आजादी। आर्टिकल 19 में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को देखें तो आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आजादी है इंडिया में। बिलीफ, आर्टिकल 25 में से लेकर 28 में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें अपनी बात को, अब किसी भी चीज को मानने की आजादी है। बिलीफ, फेथ, विश्वास, और वर्शिप, किसी कहीं पे पूजा करने की जो आजादी है। कहीं पे पूजा करना मतलब किसी भी गॉड गॉडेस का या किसी भी फॉर्म ऑफ ऑलमाइटी का आप वर्शिप कर सकते हैं। दैट इज लिबर्टी। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज का? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी का स्टेटस, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्टेटस प्रोवाइड करना है। इसका टू अमंग ऑल ऑफ देम, सबके नजदीक, सबके बीच में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। जैसे आर्टिकल 14 में देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 को देखें एग्जैक्ट इस वर्ड से बात करता है। आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में महिलाओं की का जो है, फीमेल का भी पार्टिसिपेशन, उसके लिए हमने रिजर्वेशन दिया, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। यस, यू जस्ट नॉट कन्फाइन योरसेल्फ टू द होम, आप सिर्फ होम मेकर बन के नहीं रहे, आप नेशन मेकर, नेशन बिल्डिंग में अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करें। मतलब ऐसा नहीं है कि घर में रहने से आप नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहे हो, बट होम मेकर बन के नहीं रहे, आप नेशन बिल्डिंग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान हो। तो उसको लेकर के इसके साथ ही फेटर्निटी की बात करते हैं, मतलब भाईचारा। फेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन की डिग्निटी भी रहना चाहिए। फेटर्निटी मतलब आपको भाईचारा को प्रमोट, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, बट एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी रहनी चाहिए। अब डिग्निटी की बात करें तो वो आर्टिकल 21A के अंदर आता है, 21 के अंदर, सॉरी, आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एंड राइट उसी में है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड लिबर्टी, ये हमने फंडामेंटल राइट्स दिया। अब फंडामेंटल राइट्स में आपको पता ही है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो वही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो वही प्रियम्बल में भी ये सेम चीज बोला गया है कि फेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी, देश में यूनिटी रहे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश में, देश जो है रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं हो। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। मतलब देश का कोई भी एक मुल्क जो है, एक भी कोई पार्ट जो है वो हमसे सिशीड ना हो, या कोई फॉरेन प्लेयर हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके उस पार्ट को ले जाए। तो ये जो थिंग्स है वो प्रियम्बल में है। अब जो मेन बात आती है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि डज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रियम्बल जो है, मैंने बताया कि प्रियम्बल इज द प्रीफेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। अब यहां कोई भी चीज होगा तो आपको हु इज द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट जो है
सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि डज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक केस था 1916 को जिसका नाम था बेरूबारी केस। इस बेरूबारी केस में आया कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट 1973 में केशवानंद भारती का केस आया और उस केस में, और फिर 1995 में आपका एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। केशवानंद भारती मैं इसके लिए सेपरेट एक केस बना चुका हूं। एक इस पे केशवानंद भारती पे एक सेपरेट वीडियो भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। और एलआईसी ऑफ इंडिया और बेरूबारी यूनियन का केस था। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। ये 1973 का केस था। ये 1995 एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। अब पहला बात करते हैं बेरूबारी केस में। ये था कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ केशवानंद भारती केस, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यस, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। और फिर एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1995 का जो केस था, उसमें बोला यस, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द सोर्स। प्रियम्बल ड्राइव द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस दैट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इस तीन केस है। इस तीन केस में है कि यस, बेरूबारू केस में ये बोला है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट केशवानंद भारती केस में अपने पुराने फैसले को, 1916 का जो जजमेंट था, उस जजमेंट को रिवर्स करता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट हैव पावर, सॉरी, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर एलआईसी के केस में कहता है। बट इस केस में एक बेसिक थिंग्स आता है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती के केस में एक जजमेंट आता है, मिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें तो केशवानंद भारती का एक वीडियो मैंने डाला है, उसको आप भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें है कि यस, उसमें यह था कि यस, पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कि नहीं। ये जो केस, मेन केस का जो क्रक्स था, ये था कि क्या पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और क्या पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का। बिकॉज इससे पहले जो केस था 1967 में गोलकनाथ का केस था, उस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि यस, पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, मतलब लिमिटेड पावर है, बट फंडामेंटल राइट को टच करने का भी पावर नहीं है पार्लियामेंट को। बिकॉज फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसेंट इन नेचर, और फंडामेंटल राइट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही अमेंड कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब रहा नहीं। इट मींस वो कहा था कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को टच करने का। बट 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, यस, पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिमेन कांस्टेंट। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये था। उसके बाद 1995 में एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इसी केस में ये बोला कि इंटीग्रल पार्ट भी है प्रियम्बल। इसमें भी बोला कि इंटीग्रल पार्ट है। एलआईसी केस में ये बोला कि यस, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो बेसिक स्ट्रक्चर बना, उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये बताया कि यस, जो प्रियम्बल में जो की वर्ड्स है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स को बताया कि यस, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर देखें तो सेकुलर इज द सेकुलरिज्म, सेकुलर जो वर्ड है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is the basic structure of the constitution. Parliamentary form of government is the basic structure of the constitution. Separation of power is the basic structure of the constitution. इस तरह से बहुत सारे basic structure of the constitution आया, and that's so that कि yes, parliament को power है। केशवानंद भारती के केस में यही आया, yes, parliament have power to amend the constitution, but the basic structure of the constitution shall remain constant. जो आपका constitution का जो basic structure है, मतलब एक लड़का है तो उसको लड़का रहने दो, उस लड़का ही रहेगा। उसको चाहे बाल इधर से कटवा दो, इधर से कटवा दो, बाल खड़े कर दो, कुछ भी कर दो, वो लड़का है तो लड़का ही रहेगा। दैट इज द बेसिक नेचर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देयर आर समथिंग दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इट मींस इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कल कोई गवर्नमेंट आए बोले नो, इंडिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज ए कम्युनिस्ट, कोई तो नहीं।
नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। कल को आया कि नहीं, इंडिया डजंट हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आप कुछ भी संविधान में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसको आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। संविधान का जो मूलभूत ढांचा उसको आप नहीं बदल सकते। इंडिया इज सेकुलर, मैंने बताया भारत एक धर्म पंथ निरपेक्ष है। तो कल कोई आए और ये बोले कि नहीं भारत, इंडिया इज नॉट ए सेकुलर, इंडिया इज हिंदू राष्ट्र, नो, इंडिया इज ए सेकुलर, इट मींस यू कांट चेंज द बेसिक थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर मेनी बेसिक थिंग्स। अगले वीडियो में मैं लॉन्च करूंगा कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।